हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियर्स टॉक एंड माय नेम इज सोनी शर्मा। आज के वीडियो में मैं व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल नॉवल के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ और इस बुक के ज़रिए ये समझाऊंगी कि आप किस तरह जो है फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में हमें सिर्फ नौकरी पाने तक का जो सफ़र है वो बताया जाता है, लेकिन उसके बाद हमें अपनी वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को जो है वो खुद कंप्लीट करना होता है। और उस दौरान हम जो है ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं जिसे अगर हम अवॉइड कर लें तो हम अपनी लाइफ में जो है वो काफ़ी जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम को है अचीव कर सकते हैं। लेकिन उनके हिसाब से उनकी डिग्री ने सिर्फ उन्हें फर्स्ट जॉब तक की मदद ही की थी, और अगर उन्हें ये फाइनेंशियल नॉलेज अपने लाइफ में जल्दी मिल जाती तो उन्होंने शायद 30 दिन में ही अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल जो था वो अचीव कर लिया होता। और दोस्तों, कुछ मिस्टेक्स तो लोग ऐसे भी कर लेते हैं जिसको आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो है वो करेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैरी के फाइनेंशियली राइट पर्सन। अब तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी पर्सनल फाइनेंस गुरु को या चार्टेड अकाउंटेंट को या किसी रिच पर्सन को जो है अपना पार्टनर बनाना चाहिए। फाइनेंशियली राइट पर्सन का मतलब यह है कि आपको ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जिसकी फाइनेंशियल हैबिट जो है वो अच्छी हो, पैसों को लेकर अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी अच्छी हो। क्योंकि बहुत से लोग जब अपने पार्टनर के साथ शादी से पहले जो है वो डेट पे जाते हैं, अरेंज मैरिज से पहले जो है अपनी होने वाली वाइफ या हस्बैंड से जो है वो मिलते हैं, तो वे देखते हैं कि उनके पास जो है बहुत से पैसे हैं और उनकी लाइफ में जो है वो पैसों की कोई कमी नहीं है। तो वो उन्हें अच्छा फील कराने के लिए जो है वो एकदम अच्छे होटल्स में लेके जाते हैं, वेकेशन पे लेके जाते हैं और एक्सपेंसिव जो है वो गिफ्ट देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो है हमेशा के लिए नहीं हो सकती हैं। इसके आगे जाके जो है वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप शुरू में ज़्यादा खर्चा करते हो तो आप अपने पार्टनर के साथ एक गलत जो है एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर जाते हो और मैरिज की जो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी सारी रिसर्च के थ्रू ये कॉन्स्टेंटली पाया गया है कि इन सब में जो मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से जो कपल हैं फाइट करते हैं वो है मनी एंड टाइम। अगर आपका नेचर सेविंग और इन्वेस्टिंग करने का है और आप जेन्युइनली अपनी फैमिली के फ्यूचर को लेकर जो है वो प्लान्स बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में जाए और आप रेंटल हो और उसके बदले जल्दी से जल्दी जो है अपना एक खुद का घर खरीदना चाहते हो और हो सकता है कि आप उसके लिए जो है पैसा सेव कर रहे हो, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को अपने पार्टनर के साथ बैठकर डिस्कस करो ताकि उनको भी पता चले कि आप कोई एक्शन क्यों ले रहे हो। अगर आपके पास अपने पार्टनर का सपोर्ट नहीं होगा तो 99% चांस है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को जो है वो अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आपने कर भी दिया तो आपकी जर्नी जो है वो इतनी मज़ेदार नहीं होगी। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप पहले ही अपना पार्टनर एक इस तरह से चूज़ कर लो कि जिसके साथ आप अच्छे से बैठकर बात करो, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी रियलिटी उनको वैसे ही पता चलनी है। तो शादी से पहले अपने होने वाले पार्टनर से जो है कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उनकी फाइनेंशियल नॉलेज को जो है वो चेक करने के लिए और उनका नेचर समझने के लिए कि क्या वो सेव करना उनको पसंद है या स्पेंड करना, जो मैं अपने होने वाले पार्टनर से कभी पूछूंगी। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लगती है तो आप उसका क्या करोगे। अब ये तो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें एक बहुत ही बढ़िया जो है वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है। तो पहली मीटिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछना ऑकवर्ड नहीं होगा बल्कि इंटरेस्टिंग होगा और जिससे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आंसर्स मिलेंगे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंस, ऑफर जॉब एंड कनेक्शन। मतलब आपको अपनी लाइफ की जर्नी में जो है वो काफ़ी तरह के लोगों की मदद मिलने वाली है। ये बात तो गारंटीड है कि आपको अपने कनेक्शंस जो हैं वो अपने फर्स्ट जॉब, स्कूल या कॉलेज से ही जो है वो मेंटेन रखने चाहिए। जैसा हो सकता है कि जब आपने अपना फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया हो तो एज अ फ्रेशर और जो आपका टीम लीडर या मैनेजर होता है वो आपसे अच्छे रिलेशंस जो हैं वो बिल्ड करता है। फिर जब आप कुछ सालों बाद एक टीम लीडर बनते हो और जो आपका फर्स्ट वाला जो लीडर होता है, टीम लीडर होता है, वो किसी दूसरी कंपनी में बड़ी पोस्ट पे या फिर CEO जो है वो बन गया होता है या फिर हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट भी जो है बन गया हो, तो उसकी हेल्प से जो है वो आप उसकी कंपनी में एक अच्छी जॉब जो है वो पा सकते हैं। तो लाइफ का जो रूल है वो कुछ इसी तरह से है और वो जो है हमें खास मौके देती है।
लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। जैसे ये भी हो सकता है कि आपकी स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स जो हैं वो अभी चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, प्रॉपर्टी एडवाइजर्स और दूसरे प्रोफेशनल जो हैं वो बन चुके होंगे। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप खुद को एक इंटरेस्टिंग पर्सन या किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो लोग आपसे जो है वो खुद कनेक्शन जो है बिल्ड करना चाहते हैं, और आप जो है एक मैग्नेट की तरह जो है उन बन जाते हो, जिससे अल्टीमेटली आपके और ज़्यादा कनेक्शंस बिल्ड होंगे और आप ज़्यादा जो है पावरफुल बन जाओगे। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हर जगह काम करती है। फिर इसके बाद तीसरे लेसन के लिए मैं ऑथर की एक लाइन को जो है वो कोट करना चाहती हूँ कि द ओनली पीपल गेटिंग रिच फ्रॉम गेटिंग रिच क्विक स्कीम्स आर द पीपल मार्केटिंग एंड द सेलिंग इन द गेम। तो इसीलिए आपको गेट रिच क्विक का ड्रीम सेल करने वालों से जो है वो अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है आप अमीर बनेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो आपसे ज़रूर अमीर बन रहे हैं। जहाँ पे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ज़रिए रियल वेल्थ बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में जितने भी करोड़पति हैं, यानी कि जितने भी रिच लोग हैं, उनमें से 99% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो टाइम के साथ धीरे धीरे करके अमीर हुए हैं। अगर आप किसी भी बिजनेसमैन को देखते हो तो उसने एकदम जो है वो शॉर्ट टाइम में ही जो है वो पैसा कमाया होता है, लेकिन वो आप ये नहीं जानते हो कि उसकी सालों की मेहनत का नतीजा होता है जो हमें नहीं दिखता है। तो आपको जो है हमेशा शॉर्टकट वाली स्कीम से भी दूर रहना चाहिए। जैसा कुछ एग्जाम फ्लोथर ने हमें दिए हैं, वो है पिरामिड स्कीम, जहाँ पर आप 2 लोगों को ज्वाइन करते हो, फिर उन 2 और लोगों को ज्वाइन करना होता है, फिर वो 2 लोग और 2 लोगों को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से जो एक चेन है वो बन जाती है, और इसी चेन में जो सबसे टॉप पे होता है उसको इन सब का जो है बेनिफिट मिलता है। जैसे 20 या 30% या 50% एनुअली, तो इसमें जो है आप शुरू के कुछ महीनों तक जो है वो अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन आपका पूरा पैसा जो है वो रिकवर होने में, तो इसीलिए जेन्युइन प्लेस जहां आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है, वो या तो आपकी डे जॉब से आएगी या फिर अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक खरीदने से आएगी, क्योंकि यही कंपनीज जैसे कि TCS है, रिलायंस है, विप्रो है, ये सब आप लोगों को सैलरी देती हैं। तो यही कंपनीज़ के डिविडेंड के थ्रू जो है इन इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगी कि आप स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं ऐसी कंपनीज़ की बात कर रही हूँ जो एक्चुअली में अपने शेयर होल्डर्स, कस्टमर, एम्प्लॉयर्स और सोसाइटीज़ के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं। फिर चौथे लेसन पर आते हैं, जिसका नाम है जेट इज़ बैड, यानी कि कर्ज बुरी चीज़ है। अब ये तो नई बात नहीं है और लोगों को ये डीप डाउन काफ़ी पता होती है, और ऑलमोस्ट जो है ये सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और सेल्फ मेड अमीर जो लोग होते हैं, और ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और सेल्फ मेड अमीर लोग जो हैं वो आपको इन सब से दूर रहने के लिए सलाह देते हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे चलते फिरते फाइनेंस के गुरु मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि ये लोन लेना अच्छी बात है, और उससे जो है वो आपको फ़ायदे भी गिनाने लगेंगे कि देखो लोन लेने से इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। ये लोग आपको ऐसी प्राइसेस देते क्यों हैं? तो दोस्तों, इसका सिंपल आंसर ये है कि इस इंटरेस्ट और लोन से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो करोड़ों और बिलियंस में कमाती हैं। कि जितने भी लोग आपको लोन लेने की एडवाइस देंगे, इनकी इनकम का मेजॉरिटी सोर्स जो है वो आपके लोन लेने पे डिपेंड करेगा, और जितने भी लोग आपको लोन नहीं लेने की एडवाइस देंगे, उनको आपके लोन लेने या नहीं लेने से कुछ भी जो है फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़्यादातर ऑलरेडी जो है वो अपने बिजनेस या लाइफ में जो है वो सेटल होते हैं। तो जो लोग आपको लोन लेने के लिए एडवाइस देते हैं वो अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि आप एक लोन लें, उसके बाद फिर जो है वो दूसरा लोन लें, फिर जो है वो तीसरा लोन लें, और इसी तरह जो है आप इस कर्ज के जाल में जो है फंस जाते हैं और आपको इसकी आदत बन जाती है। जिस तरह एक सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीते पीते कैसे आदत बन जाती है, उसी तरह जो है ये लोन लेते लेते इंसान को लोन लेने की आदत पड़ जाती है। लेकिन आपकी मदद करने के लिए आपको महीने में 4 बार क्यों कोई फ़ोन करेगा कि सर आपके पास एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड आया है जिसकी 2 लाख स्पेंडिंग लिमिट है, तो सर प्लीज़ आप ये ले लो। तो ऐसा कोई आपकी मदद करने के लिए तो नहीं करेगा। फिर सबसे लास्ट लेसन है कि हाउसिंग। तो इसमें ऑथर जो है वो हमें सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं कि डोंट बाय हाउस अंटिल यू आर सेटल्ड। अब सेटल का मतलब होता है कि जब आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए या फिर जिससे आपको जो है अच्छी सैलरी मिल रही हो।
या फिर अगर आप बिज़नेस की सोच रहे हो तो आपका बिज़नेस जो है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो पहले आपकी जो है वो शादी हो जाए, उसके बाद ही जो आप एक घर लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो अपने अर्ली 20s में होते हैं। क्योंकि जब आप अपनी अर्ली 20s में होते हैं तो आप एक ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और आपको जो जॉब चेंज, काफ़ी सारे जो हैं वो जॉब चेंजेस करने पड़ सकते हैं। आपको शायद सिटी या कंट्रीज़ भी जो हैं वो इसमें चेंज करनी पड़ सकती हैं। अगर आप घर खरीद लोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि अगर आपने जल्दी से होम लोन ले लिया है तो आप एक अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाओगे और आप उसी सिटी में या उसी इंडस्ट्री में जो है वो ट्रैप होकर रह जाओगे। कंपाउंडिंग के पावर से तो इन शॉर्ट आपको अपने 20s में अपने जॉब या बिजनेस पर ही जो है वो पूरा फोकस करना चाहिए और जो आपके करियर के लिए बेस्ट होगा उसी से रिलेटेड जो है आपको फैसले लेने चाहिए। अगर आपके पास अच्छी इनकम होगी तो आपके पास एक नहीं बहुत सारे घर आ जाएंगे। अब मैं आपको इस बुक के कुछ वैल्यूएबल टिप्स के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आती है कि टेक द हाउस डाउन पेमेंट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टू मच ऑन वेडिंग। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं या कहीं से जो है आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप ज़्यादा फंड अपने घर में लगाएं, ना कि अपनी शादी में, क्योंकि शादी तो सिर्फ एक दिन की होती है और घर में जो है आपको हमेशा के लिए रहना होता है। तो शादी आप कम बजट में भी कर लोगे तो वो भी एक बढ़िया मेमोरी जो है वो क्रिएट कर सकती है। इसके बाद दूसरी टिप्स है कि रीड एवरी लाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन। यानी आपको हर एक चीज़ पूरा डिटेल में रीड करना चाहिए जिससे भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, क्योंकि जो चीज़ आपके नुकसान की होती है या सामने वाले के फ़ायदे की होती है तो वो हमेशा उसे एकदम छोटे फॉन्ट में या कहीं लास्ट पेज में छुपा देते हैं, जिससे आप रीड नहीं कर पाते और बाद में जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स में जो फंस सकते हैं। फिर इसके बाद है मेक नो ओरल एग्रीमेंट। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन आप बड़े अमाउंट के लिए करते हो तो उसमें आप एक रिटर्न फॉर्म में लिख के ले लो कि सबसे लास्ट, तो आप उसे रिटर्न फॉर्म में जो है वो लिख के ले सकते हैं। और सबसे लास्ट अपनी लाइफ में जो है वो 3 पीस को फॉलो करो, पैशन, पोलाइटनेस और परसिस्टेंट। यानी जो भी आप काम करते हो उसे पूरे पैशन के साथ करो और जिसके साथ भी आप काम करते हो या उससे आप रोज़ मिलते हो उसके साथ पोलाइट रहो और अपने कोई भी काम में जल्दी गिव अप मत करो। वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर मिला है तो ऐसे वैल्यूज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे जो कोई वीडियो मिस ना हो जाए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कि आप तक जो है ये वैल्यू पहुँच रही है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट लेसन्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।